हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पिछले वीडियो में कहे थे कि आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कोटि का अर्थ क्या होता है ना, मीनिंग ऑफ ऑर्डर क्या होता है ना, मीनिंग ऑफ ऑर्डर है ना। किसी अवकल समीकरण के जो है कोटि का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। कोटि हम निकाल के हम क्या समझ पाते हैं ना कि कोई मान लीजिए किसी अवकल समीकरण की कोटि हमने 2 बता दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका 2 बार अवकलन हुआ है ना। ये तो ठीक है, उसका 2 बार अवकलन हुआ, लेकिन कोई का क्यों 2 ही बार हुआ, तीसरी बार क्यों नहीं अवकलन हुआ। तो उसको हम लोग है ना ये समझेंगे इसमें कि मीनिंग ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मीनिंग ऑफ ऑर्डर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई अवकल समीकरण है d2y/dx² बराबर 1 है। ये मान लेते कोई अवकल समीकरण है, ठीक ना, कि मान लीजिए किसी है ना कहीं पर ये अवकल समीकरण दी गई थी d2y/dx² बराबर 2। तो इसकी कोटि आपको पता है, स्पष्ट है कि इसकी कोटि कितनी है, बताएंगे 2 है। अब अगर इसकी कोटि 2 है तो है ना इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा देखते हैं। आपको पता है कि जिस मूल समीकरण से ये वाला अवकल समीकरण बनाया गया होगा, पहले पता करते हैं कि वो मूल समीकरण क्या था। तो मूल समीकरण तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे तो d2y/dx² का समाकलन क्या आएगा, dy/dx आएगा। और इसका समाकलन क्या आएगा, तो आपको पता है 1 का समाकलन क्या है, x प्लस कोई कांस्टेंट लिख देते हैं स्वेच्छेचर C1। तो ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद फिर जो है कहेंगे कि ये तो अभी तक है ना मूल समीकरण नहीं मिला, इसका एक बार वापस समाकलन करेंगे। तो इसका एक बार वापस जब हम समाकलन करेंगे तो dy/dx का समाकलन क्या होगा, तो बताएंगे y होगा। और x का समाकलन क्या होगा, x²/2। और C1 का समाकलन क्या होगा, C1x। और एक स्वेच्छेचर क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। अब उसके बाद फिर ये कहेंगे मूल समीकरण है, ठीक है। इस मूल समीकरण से हो सकता है ये अवकल समीकरण बनाई गई हो। अब कहेंगे एक बार एक काम करते हैं, वापस ये जो मूल समीकरण ना, इससे हम वापस अवकल समीकरण बनाते हैं। इससे हम इधर यहाँ पे चलते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब इसका अवकलन करने के बाद ये आपको मिलेगा, फिर से इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो आपको ये अवकल समीकरण मिल जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद फिर क्या ऐसी समस्या है कि इसका एक बार अवकलन हम नहीं करते हैं, तो एक बार करके देख लेते हैं कि भाई एक काम करते हैं कि इसका एक बार और अवकलन कर लेते हैं। इसका एक बार और अवकलन कर लेते हैं। इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d3y/dx³ बराबर 1 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे ना, कहेंगे एक काम करते हैं, अच्छा ये अपना अवकल समीकरण है तो एक बार इससे वापस मूल समीकरण बनाते हैं। अब कहेंगे वापस मूल समीकरण, भाई देखिए पहले मूल समीकरण आपके ये थे, इसका हमने अवकलन कर करके ये अवकल समीकरण बनाई, और उसके बाद फिर इसका एक बार और अवकलन किए तो हम कह रहे हैं कि नहीं अब की बार अवकल समीकरण अपना ये वाला है। कहेंगे ठीक है ये अवकल समीकरण है, तो एक काम करते हैं इससे फिर से एक बार मूल समीकरण बनाते हैं। आपको पता मूल समीकरण बनाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, फिर से समाकलन करना पड़ेगा। इसका समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, d2y/dx² बराबर 0 का समाकलन C। इसको हम C1 लिख देते हैं क्योंकि अभी और भी स्वेच्छेचर रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, इससे है ना कहेंगे एक बार और इसका अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx आएगा। और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx आएगा। इसका समाकलन क्या होगा, C1x। और फिर प्लस एक अचर क्या आएगा, C2 आएगा। एक बार और इसका समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, कहेंगे y बराबर क्या होगा, C1x²/2 और C2x और फिर प्लस क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। कहेंगे अब की बार ये मूल समीकरण बन रही है। मतलब ये हुआ कि पहले ये मूल समीकरण थी, अब इसमें देख रहे हैं कि ये मूल समीकरण में एक ये C1 आपका आ रहा है। इस वजह से ये कहेंगे हमारी मूल समीकरण ये नहीं थी। मूल समीकरण कौन सी थी, ये वाली थी। इसलिए कहेंगे मूल समीकरण से जब भी हम अवकल समीकरण बनाएं तो हमको एक निश्चित दूरी पहले फिक्स कर लेनी होगी कि हमको कहाँ तक अवकलन करना है। यहाँ से जब आप अवकलन करेंगे, इसको बनाएंगे
तो फिर वापस आप समाकलन करके यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर है ना, इससे अवकल समीकरण बनाने के लिए आपने अगर यहाँ ये वाली अवकल समीकरण बना दिया तो फिर से आप वापस चलेंगे ना, तो फिर आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। आपने देखा कि इसका अवकलन है ना, इसका समाकलन कर करके हमने जो है ना मूल समीकरण प्राप्त करी है उसमें यहाँ पे क्या आ गया, C1 आ गया, जबकि यहाँ पे क्या था, C1 नहीं था। तो अपनी मूल समीकरण ये थी, यहाँ से अवकलन करके अवकल समीकरण अगर हम यहाँ तक बनाते तो वापस यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर अवकलन करके यहाँ तक अवकल समीकरण बना देंगे तो फिर से आप वापस वहीं पे नहीं आ सकते। वापस आएंगे तो आपको इस तरह की है ना दिक्कत इसमें देखने को मिलेगी कि x²/2 का गुणांक C1 आ गया, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि अवकलन करने के लिए आपको कुछ निश्चित दूरी फिक्स कर लेनी होगी कि भाई कहाँ तक अवकलन करना है। आपको पता है यहाँ तक अवकलन किए ना तो वापस यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक अवकलन आपने कर दिया तो फिर नहीं आ सकते हैं। अब थोड़ा देखिएगा, यहाँ तक अवकलन करने का मतलब 2 बार तक अवकलन करना है। तो इसमें देखिए क्या कहेंगे, 2 ही स्वेच्छाचार हैं, तो इसका मतलब 2 स्वेच्छाचार हैं तो 2 बार अवकलन करेंगे, ठीक है ना। अब लड़के के दिमाग में ये आता है कि अच्छा मतलब है ना, इसमें ये बात है कि जितने इसमें स्वेच्छाचार हैं उतनी बार हम अवकलन करेंगे तो फिर हमारा अवकल समीकरण बन जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल सही है कि आपको अवकल समीकरण बनाने के लिए आपको उतनी बार अवकलन करना है जितने उसमें क्या होते हैं, स्वेच्छाचार होते हैं। जितने स्वेच्छाचार होंगे आपको उतनी बार ही अवकलन करना है। ऐसा नहीं कि आप अवकलन करते जाए ना, कहते हैं कि स्वेच्छाचार का विलोपन करना होता है, बिल्कुल करना होता है, लेकिन आपको पहले ये भी फिक्स होना चाहिए कि स्वेच्छाचार का विलोपन तो हम करेंगे, लेकिन कितनी बार अवकलन करके करेंगे ये चीज हम पहले ही फिक्स कर लेंगे। और कैसे फिक्स करेंगे, तो उसमें स्वेच्छ अचर गिनकर। तो अब कहते हैं ना स्वेच्छ अचर कैसे गिनेंगे, है ना, कहेंगे ये एक समस्या, स्वेच्छ अचर कैसे गिनेंगे। तो स्वेच्छ अचर देखिए ना, अब लड़कियों को लगता है कि यूं गिन देंगे, है ना, स्वेच्छ अचर क्या, इसमें 2 स्वेच्छ अचर हैं, ठीक है, और ऐसे आएगा, गिन देंगे 1 मिनट में, है ना। तो एक काम करते हैं, एक बार देखते हैं कि स्वेच्छ अचर की हम लोग गिनती कैसे करते हैं ना, स्वेच्छ अचर को हम लोग गिनते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा रहे हैं, उसके बाद फिर जो है स्वेच्छ अचर यहाँ पे एक बार आपको है ना बताते हैं कि स्वेच्छ अचर आपको गिनना कैसे है, ठीक है। तो इसको देखिए हम हटा रहे हैं, है ना। उम्मीद है कि आपको ये मीनिंग ऑफ ऑर्डर पता चल गया होगा कि कोटि का मतलब क्या होता है। कहते हैं उतनी बार अवकलन करना जितने उसमें स्वेच्छ अचर हैं, और वही क्या हो जाती है, उस अवकल समीकरण की कोटि हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए है ना, हम टाइटल लगाते हैं यहाँ पे कि स्वेच्छ अचर को गिनना, ठीक है ना, स्वेच्छ अचर को गिनना, कि स्वेच्छ अचर हम गिनेंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि एक कोई इस तरह से समीकरण लिख लिया, y बराबर, या इस तरह से ना ax² + bx + c बराबर 0। इसमें कह रहे कितने स्वेच्छाचार हैं, तो आपको लगता है कि एक स्वेच्छाचार a है, एक b है, एक c है। इसका मतलब आप कहते हैं इसमें 3 स्वेच्छाचार हैं, लेकिन नहीं, इसमें 3 स्वेच्छाचार नहीं है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि स्वेच्छाचार गिनते समय हमको कोशिश करनी है कि स्वेच्छाचारों की संख्या इसमें कम से कम गिनी जाए। तो देखिए कम से कम इसको बनाना है तो कैसे, अगर हम c से दोनों पक्षों में भाग लगा दें तो देखिए क्या हो जाएगा, a/c x² + b/cx और प्लस c की भाग c में लगाएंगे 1 बराबर 0। देखिए ये एक स्वेच्छाचार गिना जाएगा, इसको एक स्वेच्छाचार गिना जाएगा। इसका मतलब इसमें टोटल स्वेच्छाचार कितने हैं बताएंगे, 2 ही स्वेच्छाचार हैं, जो कि ऊपर आपको कितना दिख रहा था, 3 दिख रहा था। तो इसका मतलब इसमें स्वेच्छाचारों की संख्या कितनी गिनेंगे, कहेंगे स्वेच्छ अचरों की संख्या इसमें कितनी होगी, 2 होगी। मतलब क्या है कि आपको स्वेच्छाचार गिनते समय ये ध्यान रखना है कि स्वेच्छ अचरों की संख्या हम लोग उसमें कितनी गिनेंगे, न्यूनतम स्वेच्छाचार गिनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर ax² + bx + c। इसमें कितने स्वेच्छाचार आएंगे, ठीक है। तो इसमें स्वेच्छाचार आने के लिए है ना, अब आपको पता चल गया c की भाग लगाएं, है ना। तो लगा के एक बार देखते हैं, आपको अभी तो लग रहा है 3 स्वेच्छाचार है, देखते हैं बाद में क्या होता है। c की भाग लगाएंगे तो y/c a/c × x², b/c × x प्लस कितना होगा, 1 होगा। ये देखिए एक स्वेच्छाचार, ये दूसरा स्वेच्छाचार, आपको पता है ये 1/c है, ये क्या हो जाएगा, तीसरा स्वेच्छाचार हो जाएगा। तो इसमें स्वेच्छाचारों की संख्या कितनी हो जाएगी बताएंगे, 3 हो जाएगी ना। यहाँ पे स्वेच्छाचार कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब इससे आपको ये पता चलता है कि अगर भैया इसमें 3 स्वेच्छाचार हैं, अगर इसमें 3 स्वेच्छाचार हैं तो आप किसी दिन इसके अवकल समीकरण बनाने जाएंगे ना तो उसका आपको 3 बार अवकलन करना पड़ेगा, और उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आप है ना, तीसरा एग्जाम्पल एक है ना, एक यहाँ पे लिख देते हैं ना। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, y बराबर हमने कह दिया cx² + c
स्क्वायर प्लस सी क्यूब हो गया। अब कहेंगे इसमें कितने स्वेच्छेचर हैं, तो आपको देखिए क्या करना है, ठीक ना, कि अगर स्वेच्छ अचर परस्पर संबंधित हैं तो उनको आप एक गिनेंगे हमेशा। अगर स्वेच्छेचर परस्पर संबंधित हैं तो उनको आप हमेशा कितना गिनेंगे, 1। जैसे आप इस तरह से समझिए, मान लीजिए अगर आपने c बराबर 5 लिया तो आपको पता है यहाँ भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो इसका मतलब सब जगह एक ही आएगा। लेकिन इसमें क्या था, a बराबर अगर आप कुछ लेते तो वो यही आएगा, बाकी के है ना देखते रह जाएंगे इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि कहते हैं कि परस्पर संबंधित स्वेच्छेचर जो होते हैं उसको हम लोग क्या केवल एक गिनते हैं। मतलब इस तरह से कभी आपको दिख जाए कि ये समीकरण है, कोई कहते जरा इसकी अवकल समीकरण बनाइए, तो आपको इसका एक ही बार अवकलन करना है ना। ऐसा नहीं कि अवकल सी को खत्म करने के चक्कर में अवकलन करते जाएं ना। इसका मतलब ये है कि इस समीकरण से जब भी आप अवकल समीकरण बनाएंगे तो उसका एक ही बार अवकलन करेंगे और उस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी बताएंगे, उसकी कोटि 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको है ना स्वेच्छेचर गिनना है। मतलब परस्पर संबंधित स्वेच्छेचर हमेशा एक होते हैं, एक ही गिना जाता है। और उसके बाद फिर क्या है, कहेंगे कि स्वेच्छ अचरों की संख्या कोशिश ये रहती है कि हम उसको कम से कम गिने। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग भाग लगा लेते हैं। ठीक है, तो इससे स्वेच्छेचर है ना, इसको हटा के एक और एग्जाम्पल, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल जो है देते हैं ना, कि मतलब और स्वेच्छेचर कैसे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक ना, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं ना कि उसमें स्वेच्छेचर जो है हम लोग कैसे है ना, कितना स्वेच्छेचर आएगा उसमें। ठीक है, तो देखिए ना, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया y बराबर, ठीक है, c1 e की पावर x प्लस c2 प्लस e की पावर x प्लस c3 और प्लस 2 e की पावर x प्लस c4 लिख दिया। एक सेकंड है ना, यहाँ पे c5 कर देते, यहाँ पे c4 कर देते हैं ना, प्लस ये क्या है c4 है। ठीक है, अब कहते भैया इसमें स्वेच्छेचर कितने होंगे, तो लड़कियों को यह लगता है कि 1 2 3 4 5 स्वेच्छेचर यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब उसको ये लगने लगता है कि स्वेच्छेचर अगर 5 है तो इसका 5 बार अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन नहीं है ना, इसका 5 बार अवकलन नहीं करना पड़ेगा। ये देखते हैं ना, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर c1 e की पावर x इंटू e की पावर c2, फिर प्लस e की पावर x इंटू e की पावर c3, फिर प्लस c4 e की पावर x इंटू e की पावर c5। अब उसके बाद देखिए पूरे में कॉमन क्या है, e की पावर x सब जगह है, तो देखिए क्या आएगा, c1 e की पावर c2, फिर प्लस e की पावर c3, फिर प्लस c4 e की पावर c5। ये आपको पता है। अब इसमें देखिए क्या है, कहेंगे यहाँ पे ये जो e है ये खुद आपको पता है ये क्या होता है, अचर होता है। तो यहाँ पे अचर की पावर अचर, अचर, अचर इंटू अचर, अचर, अचर प्लस अचर, अचर, फिर उसके बाद फिर अचर की पावर अचर, अचर हो जाएगा, अचर इंटू अचर, अचर, और अचर प्लस अचर, अचर हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ही अचर लिखा गया। इसका मतलब आप इसको हटा के और y बराबर e की पावर x, इन पूरे के स्थान पे एक अचर आप रख सकते हैं। ये आपका इसमें है ना, इसमें कहेंगे स्वेच्छेचरों की संख्या जो आपको 5 दिख रही थी ना, वो अब आपको लग रहा है नहीं भैया ये तो इसमें स्वेच्छेचर कितने हैं, एक ही स्वेच्छेचर हैं। तो इसका मतलब अगर कभी भी आपको इससे कोई कह दिया कि जरा इसका अवकल समीकरण बनाइए, तो आपको इसका एक ही बार अवकलन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको फटाफट है ना 5 बार d2 y अपॉन dx स्क्वायर और d3y अपॉन dx क्यूब, आपको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है ना, आपको इसी तरह से जो है इसके कितने स्वेच्छेचर इसमें होंगे, तो सब मिला के एक ही स्वेच्छेचर होंगे, क्योंकि ये सब हटा के आप इसके जगह पे एक स्वेच्छेचर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं ना कि उसमें स्वेच्छेचर कितने आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्वेच्छेचर गिनते समय है ना थोड़ा सावधानी रखनी है। ठीक है ना, इतना मतलब ऐसे नहीं कि आपको है ना 1 2 3 की तरह आपको गिन देना है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर हमने लिख दिया y बराबर 2 e की पावर x प्लस c1, फिर प्लस 2 c2 e की पावर x प्लस c3, इसमें भी आपको वही करना है। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 e की पावर x इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं e की पावर c1 और फिर प्लस 2 c2 e की पावर x, और उसके बाद फिर इंटू, ठीक ना, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा, e की पावर c3 हो जाएगा। आपको पता है इसमें टोटल कॉमन क्या है, 2 e की पावर x कॉमन है, तो e की पावर c1 प्लस क्या हो जाएगा c2 e की पावर c3 हो जाएगा। आपको पता है
ये अचर की पावर अचर, अचर, अचर इंटू अचर, अचर, अचर प्लस अचर, अचर। तो इसका मतलब इसके जगह पर आप 101 अचर रख सकते हैं, ये वाला। तो इसका मतलब जब भी इससे अवकल समीकरण बनाएंगे तो इसका मतलब इसमें कितनी बार इसका अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे। अर्थात आपसे अगर ये कोई कह दे कि इससे एक अवकल समीकरण बना रहे हैं, जरा उस अवकल समीकरण की कोटि बताइए कितनी होगी, तो आपको बताना भैया आप बना लीजिए, इसकी कोटि हम एक ही रखेंगे, ठीक है। तो मतलब अवकल समीकरण बनाने से पहले ही आप फिक्स कर लेते हैं कि अवकलन उसका कितनी बार करना है और उसकी कोटि क्या होगी, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है ना। कहते हैं कि कोटि का अर्थ ये होता है ना, मीनिंग ऑफ ऑर्डर जो है आपका ये होता है। चलिए है ना, इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में कहते हैं ना, इस अवकल समीकरण में देखिए दो ही चीज करना आपको, है ना। एक तो अवकल समीकरण बनाना, अवकल समीकरण बनाना। अवकल समीकरण में केवल दो तरह के सवाल होते हैं, ठीक है ना। अवकल समीकरण बनाना होता है और फिर अवकल समीकरण से मूल समीकरण बनाना, अवकल समीकरण से मूल समीकरण बनाना या मूल समीकरण प्राप्त करना। यही दो सवाल आपके अवकल समीकरण में होते हैं। और उसके बाद तीसरा आपके बोर्ड एग्जाम में कोटि और घात पे आ जाता है। तो कोटि और घात तो हम आपको क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। बस आपको एक्सरसाइज करवाना है। तो इसमें जो बड़े सवाल होते हैं, ठीक है ना, वो बस यही आपका होता है। अवकल समीकरण एक बार हम लोग बनाते हैं और एक बार उसको जो है उससे जो है मूल समीकरण प्राप्त करते हैं। तो अवकल समीकरण जो है मूल समीकरण का अवकलन करके अवकल समीकरण बनाया जाता है और अवकल समीकरण का समाकलन करके हम लोग मूल समीकरण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में